नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह आपका कृषि गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इफेक्ट ऑफ इडाफिक फैक्टर ऑन क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। इडाफिक फैक्टर्स मतलब जो फैक्टर सोयल से रिलेटेड होते हैं। सोयल से रिलेटेड है सोयल का मॉइस्चर, सोयल की एयर, सोयल का टेम्परेचर, सोयल के बायोटिक फैक्टर्स और सोयल के रिएक्शन। अब इडाफिक फैक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सबसे पहले तो एनकरेज करने में प्लांट की हेल्प करते हैं ताकि उनके जड़ें ज़मीन के अंदर स्टेबल रहे। दूसरा, मॉइस्चर कंटेंट सप्लाई करते हैं और तीसरा, न्यूट्रेंट की सप्लाई करते हैं। जब ये तीनों चीज़ें प्लांट के पास इफ़ेक्टिव रहेंगी तभी प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी और तभी उसकी डेवलपमेंट होगी। यानी कि अगर आपके पास इडाफिक फैक्टर्स की क्वालिटी पुअर है तो आप ये मान के चलिए कि आपके प्लांट की ग्रोथ मिनिमम रहेगी। अब इसमें सबसे पहला आता है सोयल का मॉइस्चर। और इससे पहले एक देखने वाली बात है कि इन इडाफिक फैक्टर्स में परसेंटेज कितनी होती है। तो मिनरल मटेरियल जो होता है वो उसकी परसेंटेज 30% के करीब होती है। उसके बाद आती है मॉइस्चर कंटेंट, वो भी 30% होता है। फिर आती है सोयल में एयर भी 30% के करीब होती है। और उसके बाद आता है ऑर्गेनिक मैटर या मटेरियल कंपोजिशन, वो 5 से लेकर 10% के बीच में रहती है। अब सोयल मॉइस्चर इसमें से जो 30% है उसकी इफेक्टिवनेस कैसे है कि सोयल मॉइस्चर प्लांट को न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में हेल्प करता है, जिससे कि ट्रांसपिरेशन पुल बनता है। और ये ट्रांसपिरेशन पुल रहेगा तभी प्लांट अपने रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, जिसके साथ साथ मास मूवमेंट से न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होगी प्लांट्स के रूट से शूट की तरफ। तीसरी बात है मॉइस्चर कंटेंट वो अवेलेबल फॉर्म में होना ज़रूरी है। और अवेलेबल वाटर को हम क्या कहते हैं? कैपिलरी वाटर भी कहते हैं। और ये वाटर किस रेंज में होता है? pF 2.54 से लेकर 4.2 तक होता है। इसका मतलब जो ये वाटर 2.45 है इसको हम अवेलेबल वाटर भी कहते हैं। और ये अवेलेबल वाटर प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। जब ये इजीली एब्जॉर्ब करेगा तो विग्रस ग्रोथ में हेल्प करेगा। जो वाटर 4.2 के करीब होता है वो वाटर विल्टिंग पॉइंट पे होता है और इस पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट को एक्टिव एनर्जी स्पेंड करती है। तो ये वाटर जो 4.2 के पास होगा ये प्लांट के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। यानी वो इतना ही पानी एब्जॉर्ब कर पाता है जिससे कि वो पानी उसके सर्वाइवल के लिए रहता है। तो ये पीएफ रेंज क्या करती है? ये डिसाइड करती है कि किस स्ट्रेस से पानी कैपिलरी ट्यूब्स में हेल्ड रहता है या पार्टिकल्स के साथ, सोयल के पार्टिकल्स के साथ बाइंड रहता है। जितना ज़्यादा बाइंड रहेगा उतनी ज़्यादा फोर्स रहेगी, जितना कम बाइंड रहेगा उतना ही पानी अवेलेबल रहेगा जो 2.54 की रेंज में रहता है। तो हम इस पीएफ को क्या कह सकते हैं? इट इज़ द टोटल स्ट्रेस बाय विच वाटर इज हेल्ड विद सोयल पार्टिकल्स। और ये क्या होता है? लॉगरिथम होता है किस चीज़ का? इन सेंटीमीटर वाटर कॉलम का, जिससे पानी कैपिलरी ट्यूब्स में हेल्ड रहता है। उसके बाद आता है सेकंड, सोयल एयर। अब सोयल एयर क्या रहती है? इसका मतलब होता है ऑक्सीजन की एंट्री और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। तो ये ऑक्सीजन किस लिए ज़रूरी रहती है? एरिएशन के लिए ज़रूरी रहती है। और एरिएशन किस बात पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर वाटर स्टेगनेंट कंडीशंस कितनी कम है, फिजिकल कंडीशंस कैसी है सोयल की। तो ये जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड रहेगी ये रूट्स की रेस्पिरेशन के लिए, माइक्रोब्स की रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब माइक्रोब्स रेस्पायर करेंगे तभी वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर में तोड़ सकते हैं। क्योंकि जैसा भी हम बाहर से सिंथेटिक या ऑर्गेनिक मैटर की सप्लाई करते हैं, प्लांट सेम का सेम अपने ग्रोथ के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को पूरा करने के लिए, न्यूट्रिशन की डिमांड को पूरा करने के लिए नहीं ले सकता। उसको टूटना पड़ता है, उसको डेड और डिकेइंग करनी पड़ती है उसकी, और तब जाकर वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल फॉर्म में होते हैं और जिनको प्लांट ले सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि इडाफिक फैक्टर्स में सोयल एयर जो 30% थी उसका अहम रोल है। क्योंकि ये सारी चीज़ें उसकी फिजिकल प्रोसेस में, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करेंगी। और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस तीनों के साथ मिलकर जब काम करती है तभी वो जो हम बाहर से सिंथेटिक न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं वो अवेलेबल फॉर्म में होते हैं। अगला है सोयल का टेम्परेचर।
सोयल का टेम्परेचर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक सोयल में से सीड जर्मिनेट नहीं करेंगे तब तक उसका बेस टेम्परेचर नहीं मिलता। तो बेस टेम्परेचर क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं हम, वो टेम्परेचर जो मिनिमम रिक्वायर्ड होता है सीड की जर्मिनेशन के लिए, उसे क्या कहते हैं, बेस टेम्परेचर कहते हैं। और बेस टेम्परेचर के बाद आता है अवेलेबल रेंज या क्रिटिकल रेंज। क्रिटिकल रेंज में 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर इस 20 डिग्री से तापमान नीचे चला जाता है, यानी कि कूल इन्वायरमेंट रहता है, जो सोयल है वो कूल रहेगी, तो क्या रहेगा, वाटर की विस्कोसिटी घट जाएगी, पानी गाढ़ा हो जाएगा, और जितना ज़्यादा पानी गाढ़ा होगा उतना ही उसको एब्जॉर्प्शन में दिक्कत होगी, वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो बेस्ट अवेलेबल रेंज कहाँ रहती है, 20 से 30 सेंटीग्रेड के बीच में रहती है। और जब टेम्परेचर 30 से ज़्यादा जाता है तो ट्रांसपिरेशन जो होता है वो भी इंक्रीज होता है, इवोपरेशन भी इंक्रीज होता है, तो उसके साथ वाटर का लॉस भी बढ़ता है। तो सोयल का टेम्परेचर बहुत अहम रोल प्ले करता है सीड जर्मिनेशन से लेकर वेजिटेटिव ग्रोथ तक और मैच्योरिटी तक। क्योंकि अगर मैच्योरिटी में भी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, दोनों दशाओं में प्लांट के लिए हानिकारक रहता है। अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव साइकिल में चेंज होगी, तो फ्रूटिंग बॉडीज कम बनेंगी। अगर हाई रहेगा तो रेस्पिरेशन इंक्रीज करेगा, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज करेगी, अल्टीमेटली ट्रांसलोकेशन होगा फोटोसिंथेसिस का, वो कम रहेगा। जब फोटोसिंथेसिस कम बनेंगे तो उसका ट्रांसलोकेशन कम होगा, जो ट्रांसलोकेशन कम होगा तो जो भी फ्रूटिंग बॉडी होगी, एग्जाम्पल कॉटन ले लें, तो कॉटन में जो बॉल्स होंगी उसकी साइज कम रहेगी, उसके अंदर से वेट कम रहेगा, तो ये सारी चीज़ें डिक्रीज होती चली जाएंगी। इसलिए सोयल का टेम्परेचर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। फिर है बायोटिक फैक्टर्स। अब बायोटिक फैक्टर्स में क्या होता है, मैक्रो भी होते हैं और माइक्रो भी होते हैं। तो पहले बात करें फ्लोरा की। फ्लोरा में क्या आएंगी, रूट्स आएंगी प्लांट्स की, इसमें बैक्टीरिया आएगा, एक्टिनोमाइसीट्स आएगा, फंजाई आएगी और एल्गा आएगा। फिर फूना की बात करते हैं, अर्थवॉर्म्स आएंगे, वर्टिब्रेट्स आएंगे। वर्टिब्रेट्स में किसके क्या कहते हैं, जैसे रैट्स है एग्जाम्पल इसका, गोफर्स है। उसके बाद माइक्रोफूना की बात करें तो इसमें क्या आएगा, निमेटोड्स आएंगे, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार से सोयल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे तो ये न्यूट्रेंट साइकिल को फेवर करेंगे, जिससे कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर या कॉम्प्लेक्स मैटर को सिंपलर मैटर्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ताकि प्लांट उनको आसानी से ले सके। फूना में जो होते हैं, ये जो डिगिंग करते हैं, पोर्स करते हैं, तो सोयल को लूज करेंगे। सोयल को लूज करेंगे तो उनके अंदर से एयर का एक्सचेंज होगा, कैपिलरी ट्यूब्स में इंक्रीज होगी। उसके बाद क्या होगा, जो मैक्रोपोर्स होंगे तो वो बारिश जब होगी तो इनफिल्ट्रेशन को, नीचे पानी को ले जाने के लिए जो इनफिल्ट्रेशन होगा उसको बढ़ाएंगे, अल्टीमेटली सोयल के अंदर वाटर लॉगिंग कंडीशंस कम रहेंगी। तो ये माइक्रो फ्लोरा, माइक्रोफूना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सोयल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसकी फिजिकल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए। और ये सारी चीज़ें इडाफिक फैक्टर्स की क्या करते हैं, एक प्रोडक्टिव सोयल को बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है सोयल रिएक्शन। सोयल रिएक्शन में क्या होता है, सोयल 3 तरह के होते हैं, हम जानते हैं, एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल। एसिडिक सोयल्स में क्या होगा, जो सोयल 7.5 से नीचे जाती है, यानी 6, 5, 4 इस तरह की तरफ घटती हुई चली जाती हैं, तो क्या होगा, वो सोयल एसिडिक रहेंगी। एसिडिक सोयल्स में क्या होगा, एल्युमिनियम की टॉक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि जितनी ज़्यादा पीएच नीचे गिरती चली जाएगी वैसे वैसे एल्युमिनियम की टॉक्सिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे एल्युमिनियम की टॉक्सिटी बढ़ेगी तो इंटरफेयर करेगी ये न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में। एल्कलाइन सोयल में पीएच 7.5 से ज़्यादा रहती है, तो इसमें भी सोडियम आयंस बढ़ती हैं। सोडियम आयंस बढ़ती हैं तो वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को डिक्रीज करती हैं, और ज़्यादा एल्कलाइनेट रहती है तो उसमें वो फंगस की ग्रोथ में भी हेल्प करती है। इसका एग्जाम्पल है पोटैटो स्कैब।
कि जहाँ पर एल्कलिनिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर पोटैटो स्कैब के चांसेस ज़्यादा होते हैं। न्यूट्रल सोयल वो होती है जो 7 से 7.5 की रेंज में रहती है। ये सोयल बेस्ट रहती है, इसमें इन्फिल्ट्रेशन अच्छा रहता है, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा रहता है, एयर का एक्सचेंज अच्छा रहता है और अल्टीमेटली क्रॉप की ग्रोथ में फेवर होती है। अब आता है ये जो सोयल रिएक्शन में होते हैं ये किस बात पर डिपेंड करती है सोयल रिएक्शंस, ये मिनरल मैटर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि कैसा मिनरल मैटर था। और वो मिनरल मैटर क्या होता है, सोयल मिनरल मैटर, वेदरिंग ऑफ सोयल, सोयल मिनरल मैटर वेदरिंग ऑफ सोयल या रॉक से बनता है। और जैसा मेटल रहेगा वैसे वैसे उसके अंदर से मिनरल्स यानी न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे। जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम निकलता है, पी होता है, पोटासियम होती है, सल्फर होती है, सिलिकॉन होती है, ये हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। माइक्रो में हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हमें कोबाल्ट मिलता है, आयरन मिलता है, जिंक मिलता है, तो ये सारी चीज़ें इससे मिलती हैं। उसके बाद इस सोयल मिनरल मैटर में हम एक चीज़ और ऐड करते हैं जिसको हम स्टडी करते हैं, वो है सोयल ऑर्गेनिक मैटर। सोयल ऑर्गेनिक मैटर अगर देखा जाए तो सैंडी सोयल्स में ये 1% या उससे भी कम रहता है। और कुछ ऐसे सोयल जो न्यू सोयल्स हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ जहाँ ज़्यादा होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, वहाँ पर ये 90% तक चला जाता है। और इस सोयल ऑर्गेनिक मैटर में लगभग 95% ड्राई मैटर का पार्ट होता है। यानी कि 1% होने के बावजूद भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों है इसके एडवांटेजेस क्या है कि पहला एडवांटेज न्यूट्रिशन की सप्लाई मेंटेन करता है, दूसरा ह्यूमिक कंटेंट बढ़ाता है। ह्यूमिक कंटेंट बढ़ेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी सोयल की, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होगी। और जिस सोयल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है वहाँ पर ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशंस रहती हैं। इसलिए इस ऑर्गेनिक मैटर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये कैसी हवा चलाई जा रही है, वादियों में जहर उड़ाई जा रही है, वो आबाद हुआ मेरा घर जलाते हुए, कहाँ अलीमों की अदीबी जा रही है। दौड़ रहे हैं बेहताशा रिश्तों पर पैर रखते हुए, खुदा जाने कहाँ ये तरक्की जा रही है। उसूल मारने वालों को उसूल बनाने का जिम्मा मिला, कैसे कैसे उनको सरदारी दी जा रही है। जलील वही निकले जिनको जबर ओहदा मिला, उनकी जात भी माही ख़ानदानी बताई जा रही है। दोस्तों, इसी के साथ एडाफिक फैक्टर्स का ये टॉपिक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम ग्रोथ फैक्टर्स पढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।